हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के लिए वीडियो। तो क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की अगर हम बात करें तो आप सभी के यानी कि क्लास 10th ए हो या बी हो, सभी के जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और इसको लेकर डर आप लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा अब आने लगा है, क्योंकि अभी तक डेट शीट आ चुकी है। आप सभी को पता है कि कौन सा एग्ज़ाम्स किस डेट पर पड़ रहा है और इसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोगों ने अब तक कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तैयार कर ली होगी कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कितना बाकी है और उसे कितने दिन में और कब तक कंप्लीट कर लेना है। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आपके एग्ज़ाम जो कि शुरू होने वाले हैं 15 फरवरी से, उससे पहले ही पहले यानी कि उससे 5 दिन पहले आपके सारे सब्जेक्ट ख़त्म हो जाने चाहिए। तो 15 फरवरी को जो एग्ज़ाम है उसका रिवीजन जो है वो आप 11 फरवरी से शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टिप था। चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का वीडियो क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए है। कोर्स बी के स्टूडेंट्स के पास में चलती है दो बुक, वो है आपकी स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। इसके अलावा आपके पास व्याकरण के 4 टॉपिक रहते हैं और इसके अलावा लेखन भी रहता है, ठीक है। तो इन सब की अगर हम बात करें तो दोनों ही बुक्स, व्याकरण और लेखन, इन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। बात करें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तो वो आपकी सिर्फ एक बुक से आएगा और वो है आपकी स्पर्श भाग 2। उसके भी मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब अगर हम बढ़ें किस पर, वर्णात्मक प्रश्नों पे, तो वर्णात्मक प्रश्न आपकी दोनों ही बुक से आने वाले हैं, यानी कि स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2 दोनों से। लेकिन स्पर्श से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि उनके आंसर आपको शॉर्ट में लिखने हैं 25 टू 30 वर्ड्स के बीच में। लेकिन अगर हम संचयन की बात करें तो संचयन बुक से आने वाले सभी प्रश्न आपके जो पूछे जाएंगे वो होंगे लॉन्ग। उनके आंसर्स आपको लिखने होंगे 50 टू 60 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें एग्ज़ाम्स का पैटर्न पता नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि एग्ज़ाम्स के पैटर्न के लिए जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसके लिए सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर इशू किया था, जिसे मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आप उसे चैनल पर देख सकते हैं, तो आपको एग्ज़ाम का पेपर एक्चुअल रूप में कैसा होता है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं अपने वर्णात्मक प्रश्न। आप सभी को पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं शुरू कर चुकी हूँ और काव्य खंड के अभी तक 5 अध्याय मैंने कंप्लीट भी कर लिए हैं। आज हम लेकर आए हैं आपकी बुक स्पर्श भाग 2 का 6ठा अध्याय, कर चले हम फिदा। अब इसके बाद काव्य खंड का सिर्फ एक अध्याय और बचेगा, आत्मत्राण। उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा गद्य खंड। तो बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, सारी चीज़ें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं, ना कोई हम जल्दी काम कर रहे हैं और ना ही हम कुछ लेट काम कर रहे हैं। हर चीज़ अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही चल रही है, हमने जो डिसाइड करी थी ये, और उसी के अंदर अंदर में सारा प्रिपरेशन आपका करवा दूँगी, ठीक है। अब चल रहे हैं आज के वीडियो पे। आज हम कर रहे हैं कर चले हम फिदा, जो कि है हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की बुक है, स्पर्श भाग 2। इसके पद्य खंड का 6ठा अध्याय है, कर चले हम फिदा। कैफी आज़मी द्वारा लिखित ये गीत जो है ये बहुत प्रसिद्ध हुआ, फिल्म में भी आया और जो है हम लोगों ने इसको सुना भी। और इवन आज भी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिनों पे ये गीत कहीं ना कहीं बजता हुआ हमें सुनाई ज़रूर दे जाता है। इस गीत की जो पृष्ठभूमि है वो लिखी गई थी भारत चीन युद्ध पर, ठीक है। जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह गीत लिखा गया था कि किस तरीके से पर बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है और वो मरते मरते कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम भारतीयों के कंधों पर डालकर जा रहे हैं। इस गीत के माध्यम से ये चीज़ बताई गई थी। तो पूरा गीत मैंने आपको लाइन वाइज समझाया हुआ है, इसके बाद भावार्थ भी कराया, एनसीईआरटी क्वेश्चन, डीपीपी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज इन्हीं पर आधारित कुछ वर्णात्मक प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि इस बुक से आने वाले सभी प्रश्न आपके लघु उत्तरीय ही रहेंगे, यानी कि 25 से 30 शब्दों के लिए। तो आप यहाँ पर कुछ प्रश्नों को कुछ ज़्यादा बड़ा देखेंगे, यानी कि 25 से 30 शब्दों से लिमिट से आगे देखेंगे, और कुछ को हम बियॉन्ड मतलब एकदम आपकी जो लिमिट है उससे कम देखेंगे। इसका रीज़न क्या है बता देती हूँ।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स में हम एलार्जमेंट नहीं कर सकते। अगर सपोज वो आते हैं तो वो एक या दो क्वेश्चंस के साथ मर्ज होके आएंगे, तो उनको जब आप एक साथ दो क्वेश्चंस मर्ज होके आएंगे तो आंसर लिखते हुए आराम से वो 30 शब्दों तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ज़्यादा शब्द हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि हम जब भी कोई क्वेश्चन तैयार करें हमेशा ये कोशिश किया करिए कि ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स लिमिट की हमें तैयार करनी है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर कटने का गम किसे नहीं है और क्यों? किसे नहीं है? जो अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर रहा है वो सैनिक, जो मरने को आ गया है वो अपने सिर के कटने का बिल्कुल भी गम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दी है। सर कटने का गम भारतीय सैनिकों को नहीं है, क्योंकि वह अपनी भारत माता की रक्षा एवं सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। क्योंकि भाई उन्होंने ये व्रत लिया ही क्यों है? क्योंकि वो अपनी मातृभूमि की सेवा कर सके। ठीक है, वह अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी के साथ करता है। वह अपने धर्म और कर्तव्य पालन करते समय हमें अपने दुख का आभास भी नहीं होने देता। वो इस चीज़ का पता तक नहीं चलने देता है कि भाई उसको कोई दुख है या तकलीफ है। देखिए, हम सभी इंसान हैं। ठीक है, तो जो सैनिक हैं वो भी इंसान ही हुए। अब हमें जैसे अपने परिवार से, अपने बच्चों से, इन सब से प्यार होता है, उसी तरीके से इन सैनिकों को भी होता है। अपने घर परिवार, माता पिता, बच्चों, पत्नी, भाई बहन, सबसे प्यार होता है। लेकिन वो इन सब को छोड़कर बॉर्डर पे जाते हैं और इस दर्द को या इस दुख को, इस तकलीफ को कहीं ना कहीं उनकी यादों को अपने अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं लाते। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनके ऊपर इनका कहीं कर्तव्य होता है। इनका कर्तव्य होता है अपनी भारत माता की सेवा। वह अपने धर्म और कर्तव्य पालन करते समय अपने दुख का आभास भी नहीं होने देते, बल्कि अपने को देश के प्रति समर्पित करके वह गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसीलिए वह देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते बलिदान देने को तैयार है। क्योंकि है ना, उनकी जितने इमोशंस होते हैं, जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जितने भी हैं, उन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं उनका ये कर्तव्य भारत माता के लिए जान न्यौछावर करने वाला सर्वोपरि होता है। इसलिए अगर कोई ये कहे कि नहीं, जो है सैनिकों का क्या है भाई, सैनिकों का काम है, भाई हम बहुत सारे काम हम सब लोग अपने अपने फील्ड में करते हैं, लेकिन उसमें जान जाने का खतरा इतना नहीं होता जितना फ्रंट जो है बॉर्डर पे लड़ रहे सैनिक का होता है कि कब उसको उसकी वो शहीद हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी, उसे खुद को नहीं पता होता। इवन घर वाले भी इसी डर में रहते हैं। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि उनका वो जो कार्य कर रहे हैं वो अपनी जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं और खुशी खुशी कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर हैं, सब कुछ है। बस हम सबके कामों में और उनके कामों में ये फ़र्क होता है कि उन्हें ये पता है कि हमारे ऊपर कभी भी जो है वो मौत का साया आ सकता है, लेकिन तब भी वो हंसते खेलते सारे काम करते रहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सर कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का ना हमने झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कह रहे हैं, पूछते हैं इसमें, उपर्युक्त पद में मरते मरते रहा बागपन साथियों में कौन सा अलंकार है? अब आप बताइए। देखिए, पहला अलंकार जो हमको समझ में आ रहा है वो है मरते मरते, जिसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो रहा है। ठीक है ना, देखिए जहां एक शब्द की एक साथ एक से अधिक बार आवृत्ति हो, ठीक है, आप देख रहे हैं एक शब्द का एक से अधिक बार आवृत्ति हो तथा अर्थ की भिन्नता ना हो, अर्थ की भिन्नता यानी कि इनके अर्थ में किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में मरते मरते शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, मरते मरते एक ही शब्द दो बार आया, एक और दो, लेकिन दोनों बार ही अगर इसका अर्थ एक है तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। लेकिन कभी कभी कुछ शब्द दो बार आते हैं और दोनों बार उनका अर्थ अलग होता है, तो उस जगह होता है यमक अलंकार। लेकिन अर्थ अगर एक ही है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट कीजिए। अभी हमने जो ये पंक्तियां पढ़ी हैं, इन्हीं पंक्तियों की बात हो रही है। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का ना हमने झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इस पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। अब इन पंक्तियों में जो है, वैसे तो कवि ने लिखी हैं, लेकिन ये एक मरता हुआ सैनिक कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि अपने देश की रक्षा करते हुए हमारे सिर कट गए, यानी कि हमने अपने आप को बलिदान कर दिया, हमें इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन हमने अपने देश का सर यानी कि जो हिमालय पर्वत है उस पर हमने अपने दुश्मनों का कब्जा नहीं होने दिया, क्योंकि भाई चीन और भारत के बीच जो युद्ध हो रहा था वो इन हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर ही हो रहा था। इसीलिए कहा कि सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, यानी कि हिमालय पर्वत पर हमने किसी विदेशी के कदमों को अंदर आने नहीं दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, यानी कि हम मर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे अंदर वो अभिमान और गर्व है, हम अपने देश की रक्षा करते हुए मर रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब हम तो अपना कर्तव्य पूरा करके जा रहे हैं, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम छोड़ कर जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। अब ये जो साथियों का जो संबोधन दिया गया है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप लोग सोचते हो कि भाई एक सैनिक मर रहा है तो वो अपने दूसरे आगे आने वाले सैनिकों के लिए बोल के जा रहा है, नहीं, वो यहाँ पर संपूर्ण भारतवासियों के लिए बोल के जा रहा है कि मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करके जा रहा हूं, लेकिन अब इस कर्तव्य का भार अब मैं तुम सभी भारतीयों के ऊपर डालकर जा रहा हूं कि अब देश की यानी कि भारत माता की रक्षा करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। तो देखिए क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में सैनिक कहता है कि देश की सुरक्षा के लिए भले ही सिर कट गए, पर हिमालय का सिर अर्थात देश का गौरव हमने झुकने नहीं दिया, ना ही कम होने दिया। इस प्रकार अपनी अंतिम सांस तक सैनिक देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो समझ में आया कि वो सीधे सीधे कह रहा है कि हम मर रहे हैं, लेकिन मरते मरते हमें ये गम नहीं है कि हमने क्या किया। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान को दिया है, ठीक है, और मैं इस चीज से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न भी हूं। ये भी चीज वो कह रहा है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गीत में में किन पौराणिक पात्रों का उल्लेख किया गया है और क्यों। यहाँ पर जो है पौराणिक पात्र हैं राम, लक्ष्मण, सीता माता और रावण, ठीक है, ये 4 पौराणिक पात्रों का उल्लेख किया गया है। सीता माता जो है उनको प्रदर्शित किया गया है हमारी भारत माता के रूप में। हम सभी राम और लक्ष्मण हैं जो उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और जो दुश्मन है जिसने हमारे देश पर आक्रमण किया है उसे रावण की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ये कुछ पौराणिक पात्रों को उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत गीत में राम, लक्ष्मण, सीता और रावण जैसे पौराणिक पात्रों का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया गया है। सिर्फ मतलब एक सिंबल जिसे हम बोलते हैं प्रतीक, उसके रूप में किया गया है, क्योंकि कवि प्रतीकात्मक पात्रों के उल्लेख के माध्यम से देशवासियों को देश का सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देना चाहता है। उन्होंने एक पौराणिक पात्र, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोग जो अपने धार्मिक ग्रंथ होते हैं या पौराणिक जो हमारे ग्रंथ होते हैं, हम उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि बना कर रखते हैं जो हम अगर फ्यूचर में ऐसे हों तो हम ऐसा बनना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 पात्र ऐसे हैं जो अलग अलग चीजों को समझा रहे हैं। तो इन पात्रों के माध्यम से उन्होंने बताया है कि ये पात्र एक्चुअल में तो रामायण में हुए, लेकिन आज के समय में भी ये पात्र आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। हमारी ये भारत माता सीता माता के समान है। हम राम और लक्ष्मण बन के उनकी सेवा कर सकते हैं, हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। अब सीता माता पर बुरी नजर यानी कि हमारे देश पर बुरी नजर डालने वाले हमारे शत्रु को हम रावण की संज्ञा देते हैं। जिस तरीके से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था लक्ष्मण जी की सहायता से, दोनों लोगों ने युद्ध किया था ना, उसी तरीके से जो है हम सभी राम और लक्ष्मण बन के अपनी भारत माता की रक्षा करेंगे और रावण को खदेड़ देंगे या उसका वध कर देंगे। तो ये एक प्रतीक के तौर पर रखा गया है ताकि हमारे अंदर उस जोश को, उस भक्ति, जो हमारे अंदर भक्ति है, उसे जोश में तब्दील किया जा सके।
कवि कहना चाहता है कि भारत माता रूपी सीता के पवित्र आंचल की रक्षा देश के प्रत्येक नागरिक को राम लक्ष्मण की भांति पूर्ण साहस, धैर्य और वीरता से करनी चाहिए, जिससे कि रावण रूपी शत्रु सीता रूपी धरती माता को हानि न पहुंचा सके। प्रश्न संख्या 4 है, सांस थमते समय तथा नब्ज जमते समय भी भारतीय सैनिक की क्या इच्छा रहती है? अब क्या है, उसकी सांस थम रही है, नब्ज जम रही है। यहां पर सांस थमना जो है उसका मौत के नजदीक जाने का तात्पर्य है। नब्ज थमना भी मौत के नजदीक है और साथ ही साथ वहां के प्राकृतिक वातावरण की तरफ भी संकेत कर रहा है। दोनों की तरफ संकेत कर रहा है। नब्ज का जमना जो है वो है कि भाई धीरे, नब्ज भी कब हमारी जमती है, जमने मतलब हमारी जो है वो धीरे धीरे रुकनी शुरू हो जाती है। वो कब होता है, जब हमारे प्राण निकलने लगते हैं। और चूंकि ये युद्ध कहाँ हो रहा था, ये हिमालय पर्वत की चोटियों पर हो रहा था, हिमालय में हो रहा था। अब वहाँ तो टेम्परेचर माइनस में रहता है, आप सभी को पता है कि भाई एक्सट्रीम वहाँ वेदर कंडीशंस रहती हैं। तो उस कंडीशन में भी हमारे जो देश के सैनिक हैं वो लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि हम मौत के करीब आ गए, हमें ठंड ने, ये सारी चीज़ों ने हमें घेरा, लेकिन हमने अपने बढ़ते कदमों को नहीं रोका। यानी कि हमारा काम था दुश्मन से लड़ना, उसे खदेड़ना। हम तब भी अब मरते मरते भी वो काम करते हुए जा ही रहे थे। सांस थमना व नब्ज जमना व्यक्ति के जीवन के अंतिम समय की ओर का संकेत देती है कि अब जो है व्यक्ति मरने पर आ गया है, ये चीज थी। परंतु बहादुर सैनिक मृत्यु को सामने देखकर भी घबराता नहीं है, बल्कि अन्य सैनिकों को शत्रु से लड़ने के लिए प्रेरित करता है कि ठीक है, हम तो जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा ना हो कि हम चले जाएं। हमने इतनी मुश्किल से शत्रुओं को रोका है, अब हमारे पीछे बहुत सारे लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है कि हमने जो काम जहां पर हम छोड़ रहे हैं उससे आगे बढ़ाया जाए। तो अब उसे ये चीज है कि नहीं, हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना है कि वो हमारी जगह ले और दुश्मन से लड़े। उन्हें धीरज बंधाते हुए कहता है कि जीत का उत्साह मनाने का समय आने वाला है, इसलिए शत्रु का डटकर सामना करो। यानी कि हमने लड़ते लड़ते उसे इतना पीछे खदेड़ दिया है कि अब वो जल्दी ही हमारी देश की सीमा को छोड़कर निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, बहुत जल्दी हम जश्न मनाएंगे, लेकिन अगर हम जरा सा ढीले पड़े तो शायद ये हमारी कोशिश कहीं ना कहीं जो है कम पड़ जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको हम पीछे भगाएं। प्रश्न संख्या 5 है, कविता के आधार पर बताइए कि जान देने की रुत कौन सी होती है। यहाँ पर देखिए, रुत मतलब होता है ऋतु, ऋतु मतलब मौसम, लेकिन इस कविता में रुत का मतलब है अवसर, यानी कि मौका। बहुत सारा समय ऐसा होता है कि हम एंजॉय करते हैं, सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन देश के लिए अपनी जान देने का मौका आए, ऐसे अवसर जो है वो रोज नहीं आते। ठीक है, काव्यांश के आधार पर रुत से तात्पर्य अवसर से है। अवसर मतलब मौका। जान देने की रुत वह कहलाती है जिसमें सैनिक देश की रक्षा करते हुए शत्रु के हाथों अपनी जान गंवा बैठता है। जैसा कि इस गीत को गाने वाला सैनिक है, वो लड़ते लड़ते अपनी जान को गंवा बैठा है और वो यहाँ इस दुनिया से जा रहा है। यह अवसर केवल देश प्रेमियों को ही मिलता है, जो अपने देश के लिए अपनी जान को निछावर करते हैं, ऐसे सैनिकों को ही मिलता है। जो देश के प्रति अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो किस लिए तत्पर रहते हैं कि किसी भी तरीके से अपने देश के लिए वो अपना सब कुछ, और अपने सब कुछ में सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है, हमें हमारी जान होती है। ठीक है, अगर वो भी हम निछावर कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ भी हो, हम सब कुछ निछावर कर सकते हैं अपने देश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर रुत जो है कविता के आधार पर, रुत का मतलब है मौका या अवसर। ऐसे अवसर जो हैं वो रोज रोज नहीं मिलते, और जब मिलते हैं तो वो ही लोग इस मौके को लेते हैं जो देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहते हैं, यानी कि जो सच्चे देश प्रेमी होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, जवानी की सार्थकता से क्या तात्पर्य है, यह किस प्रकार संभव है। अब कहते हैं ना, जवानी में सबसे ज्यादा जोश होता है, प्रेम होता है, सौंदर्य होता है, ये सब कुछ होता है। अगर जवानी की नाम आए तो ये तीन चीजें तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ ही जाती हैं अपने आप, सौंदर्य, जोश और प्रेम। ठीक है, वही चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है कि भाई वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं,
ठीक है, जो जवानी खूह में नहाती नहीं वो इश्क और क्या कहते हैं इश्क को रुसवा करती है, ये चीज उन्होंने बताई। अब ये चीज वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई जवानी में प्रेम होता है, जवानी में जोश रहता है, और जवानी ही जो है वो सौंदर्य का प्रतीक होती है। उस समय जो है ना, सभी कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, उसका सौंदर्य उस समय युवावस्था में सबसे चरम पर होता है। अब ये चरम स्थिति में अगर आपसे ये कहे कि भाई आप ये सौंदर्य और प्रेम छोड़कर चले जाओ जोश के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, तो ऐसी चीज जो है वो अपने आप में एप्रिशिएट करने वाली होती है। कैसे? अब जैसे जवान व्यक्ति है, उसके अंदर जोश भी हर उम्र से मुकाबले कहीं ज्यादा होता है, तो उस जोश के बलबूते पर वो कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ सकता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जो जवानी होती है उसकी सार्थकता तभी है जब वो प्रेम और खूबसूरती को किनारे रखकर अपने जोश के साथ अपने देश के लिए समर्पित होने को तैयार हो, वही जवानी अपने आप को सार्थक कर पाती है। जवानी की सार्थकता से कवि का तात्पर्य है जीवन की उस अवस्था से जिसमें जोश, उत्साह, शक्ति, ऊर्जा आदि भरपूर होती है। इस दौरान हमारे अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। यदि इन गुणों का उचित लाभ उठाया जाए तो जवानी को सार्थक बनाया जा सकता है। अब कहते हैं ना कि भाई कुछ लोग तो जवानी बस ऐसे ही खराब कर देते हैं, और कुछ लोग देखो कितना करके अपना नाम वगैरह कमा लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? यदि युवा वर्ग अपने इस साहस, जोश तथा शक्ति का प्रयोग देश हित के में करे तो केवल युवा अवस्था यानी जवानी ही नहीं, उसका पूरा जीवन सार्थक हो जाता है। तो सही मायने में वही जवानी सार्थक है जो देश के लिए अपने खूह को बहाने को तैयार रहती है। अपने जोश, उत्साह, शक्ति को सही जगह जो है वो यूटिलाइज करती है। प्रश्न संख्या 7 है, कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी के भावों की तुलना कीजिए, विश्लेषण करते हुए अपने मत के समर्थन में तर्क दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दो पाठ आपकी ही पुस्तक के हैं, दोनों ही पाठ हमने पढ़े हैं। कर चले हम फिदा जहां देश की सीमा पर लड़ रहे मरते हुए एक भारतीय सेना के मन के भावों को प्रकट कर रही है, ये सारी चीजें बताई। वहीं कारतूस एकांकी जो है वो भी अपने देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए तत्पर जो है वो वजीर अली की कहानी को बता रही है कि वो कितनी मुश्किलों से जो है लड़ रहा है, सब कुछ करते हुए बस किसी भी हालात में अंग्रेजों को अपने देश की सीमा से वो बाहर खदेड़ देना चाहता है, कुछ भी करके निकाल देना चाहता है। तो दोनों में ही अगर हम देखें तो भाव एक है, वो है देशभक्ति का भाव, चाहे वजीर अली में हो चाहे इस भारतीय सैनिक में हो, दोनों ही पार्ट में हमने ये चीज देखी। कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी में देशभक्ति की भावना समान रूप से विद्यमान है। दोनों में जैसे मैंने बोला एक ही चीज है। कविता में जहां एक और सैनिक के कर्तव्य की भावना का वर्णन किया गया है कि एक सैनिक का क्या कर्तव्य होता है और उस कर्तव्य को निभाते हुए वो अपनी जान तक को गंवा रहा है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ एकांकी में वजीर अली के साहसी कारनामों का वर्णन किया गया है कि वजीर अली अपने देश से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए क्या एक से एक कारनामे कर रहा है, इसका वर्णन है जो उसने देश हित के लिए किए हैं। कविता तथा एकांकी दोनों ही हमें देशभक्ति का संदेश देती हैं तथा देश के प्रति हमारे कर्तव्यों से हमें अवगत कराती हैं। तो ठीक है ना, अब आपने दो पाठ अपने पढ़े इस बुक में, ठीक है, स्पर्श बुक में ही हमने दोनों पाठ पढ़े, और दोनों ही पाठ की जो मूल भावना है वो देशभक्ति ही है, चाहे वो वजीर अली के थ्रू व्यक्त हुई हो या इस पूरे गीत के माध्यम से व्यक्त हुई। प्रश्न संख्या 8 है, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? फतह, फतह मतलब क्या होता है? जीत, यानी कि विक्ट्री। अब विक्ट्री कब है, कब इन्होंने बताई? इस जश्न के बाद। यानी अब इस जश्न का मतलब क्या है? इस जश्न का मतलब है अपनी जान गंवाने का जश्न। अब जश्न मतलब क्या होता है? उत्साह, मतलब उत्सव जो मनाया जाता है। जश्न का मतलब होता है ना पार्टी करना, उत्सव करना, ये सारी चीजें।
तो वही चीज उन्होंने बोला कि भाई जीत का जश्न तुम तब मनाओगे जब मौत का जश्न मनाओगे, यानी कि जब तक तुम अपनी बलिदान यानी कि अपने देश के लिए लड़ते हुए बलिदान न दोगे, तब तक जो है फतेह प्राप्त नहीं होगी, जीत प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या है, हम अब जैसे जो सैनिक मर रहा है वो तो ये कह रहा है कि मैंने तो अपना ये जश्न मना लिया, अब इसके बाद जो है अब हम सीधे फतेह का जश्न देखेंगे। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताई। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, कहकर कवि अन्य सैनिकों को बलिदान देने के लिए प्रेरित करना चाहता है कि भाई मैंने तो बलिदान दे दिया, अब मेरे बाद आओ भाई तुम भी बलिदान दो, फिर देखना फतेह होती है। भाई कहते हैं ना कि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम जीतेंगे कैसे, जब तक युद्ध नहीं करेंगे, और युद्ध होगा तो भाई वीरगति तो प्राप्त होगी ही सैनिकों को। तो वही चीज उन्होंने बताई है कि हम जब तक बलिदान नहीं देंगे तब तक हम फतह का जश्न नहीं मना पाएंगे। उसका मानना है कि यदि देश रक्षा के कार्यों को अधूरा छोड़ दिया जाएगा, मान लो अगर मैंने तो जश्न मना लिया, मैंने तो अपनी जान दे दी, अब इसके बाद कोई बलिदान देने नहीं आएगा, तो देश हित के लिए जो अभी तक कार्य किया गया है वो तो सारा बेकार चला जाएगा ना, क्योंकि दुश्मन तो और अंदर चला आएगा। तो शहीदों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिन शहीदों ने ये बलिदान दिया है उनका बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। अतः शहीदों के बाद अन्य सैनिकों को भी बहादुरी और शत्रुओं के साथ तब तक लड़ना होगा जब तक देश पूरी तरह सुरक्षित ना हो जाए। यानी कि मैं तो लड़ा, मैंने जान दे दी, लेकिन मेरे बाद अब जो सैनिक आएंगे उन्हें पूरी बहादुरी के साथ और तब तक लड़ना है जब तक उन्हें फतेह ना प्राप्त हो जाए, और अगर उससे पहले जान भी चली जाती है तो भी उसके भय से अपने कदमों को पीछे ना हटाए। जीत का उत्सव हम तभी मना सकेंगे जब बलिदान का यह सिलसिला थम जाएगा, यानी कि जब हम बलिदान देते देते देश के दुश्मनों को देश की जमीन से बाहर खदेड़ देंगे, तब हमारे बलिदान का जो एक सिलसिला है वो थमेगा, और तभी कहीं जाकर हमें जश्न मनाने का मौका मिलेगा, वो भी जीत का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। अब है प्रश्न संख्या 9। कवि ने सैनिकों से खून से लकीर खींचने की बात किस तथ्य के माध्यम से कही है? अब आप सभी ने रामायण पढ़ी है, तो जब सीता माता को लक्ष्मण जी अकेला छोड़कर वन में जा रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी। वो रेखा ये थी कि सीता माता को कोई भी गलत व्यक्ति या गलत इरादे से उनके पास नहीं जा सकता था। ठीक है, तो उसी इरादे से यहाँ पर जो सिपाही हैं वो लक्ष्मण होने के नाते अपने देश की सीमा पर अपना खून बहाकर उस लकीर को खींच रहे हैं, ताकि उस लकीर को पार करके दुश्मन हमारी जमीन पर नहीं आ पाए। तो ये लक्ष्मण रेखा जो बनाई गई थी लक्ष्मण जी के द्वारा, ये उसी के उदाहरण के तौर पर यहाँ बताई गई है। अब ये खून की लकीर बनेगी कैसे? जब तक भाई सैनिक बलिदान नहीं देगा तब तक खून नहीं बहेगा और वो लकीर नहीं बनेगी। कवि ने सैनिकों से खून की लकीर खींचने की बात लक्ष्मण रेखा को माध्यम बनाकर कही है। जिस प्रकार सीता माता की रक्षा हेतु लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर ऐसी रेखा खींच दी थी जिसे कोई भी शत्रु अंदर प्रवेश ना कर सके। ठीक है, वो तो करी थी उन्होंने, क्योंकि देखो रावण भी आता है तो वो उस लकीर को नहीं टच कर पाता, तो फिर सीता माता को धोखे से बाहर बुलाता है। धोखा करके बुलाया था ना उसने, तो वही चीज थी कि कोई शत्रु जो है उस लकीर को पार करके अंदर ना आ पाए। उसी प्रकार सैनिकों से भी खून से वैसी ही लकीर खींचने को कहा गया है कि वो अपने खून से एक ऐसी लकीर खींच दे ताकि सैनिक इस पार ना आ पाए, जो भारत माता को सुरक्षित कर सके। अब खून की लकीर का तात्पर्य क्या है कि भाई बॉर्डर पे सैनिक हमारे खड़े हैं, उस तरफ शत्रु है, इधर हमारा देश है, अब हम यहाँ पर खड़े हैं, आओ हमसे लड़ो, हमें मारते जाओगे, यहाँ खून बहता जाएगा, लेकिन तुम्हें हम इधर कदम नहीं रखने देंगे। यहाँ लक्ष्मण रेखा मुहावरेदार अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और जिसका अभिप्राय दुश्मन की शक्ति को बांधना या सीमित करना तथा मातृभूमि को दुश्मनों से मुक्त कर रखना है। किसी भी कंडीशन में हम अपनी देश भूमि पर, अपने देश पर जो है, अपनी भूमि पर हम शत्रु के कदम नहीं रखने देंगे। अगर हमें इसके लिए अपना खून बहाना पड़े तो हम वो खून भी बहाकर अपने देश की सीमा पर उस लकीर को बना देंगे, जैसी लकीर लक्ष्मण जी के द्वारा माता सीता की रक्षा के लिए उनकी कुटिया के बाहर बनाई गई
प्रश्न संख्या 10 है, छू न पाए सीता का दामन कोई, कथन का क्या आश्रय है। सीता माता हमारे देश की माता, पवित्रता का प्रतीक। अब उनके दामन छूने का, उनके दामन को छूने का साहस किसने किया था? रावण ने किया था। और रावण का क्या हश्र हुआ? वही चीज यहाँ पर बताई दी है कि हम राम और लक्ष्मण बनके अपने देश की, यानी कि अपने सीता माता रूपी देश की रक्षा करेंगे। कोई भी रावण अथवा दुश्मन जो है वो इस देश भूमि पर कदम न रखने पाएगा, अर्थात हमारी सीता माता के दामन को छूने ना पाएगा। अब हम वो कार्य करेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का आशय है कि हमारी मातृभूमि हमारी सीता माता है, जिसे कोई रावण रूपी विदेशी आक्रमणकारी छू ना पाए। ठीक है, अब जैसे चीनी, उस समय चीन से युद्ध हो रहा था, तो चीन क्या है, वो विदेशी आक्रमणकारी था, तथा उस पर कोई कब्जा या नियंत्रण ना कर सके। वे भारत की भूमि पर नापाक यानी कि अपवित्र इरादे से कदम ना रखे। ठीक है, आप मेहमान बन के आओगे तो आपका स्वागत है, लेकिन आप अगर गलत इरादे से आ रहे हो कि भाई ये हम इस देश का भूभाग अपने में मिला लेंगे, तो हम ये काम आपको नहीं करने देंगे। हमें अपनी सीता रूपी मातृभूमि की राम एवं लक्ष्मण बनकर रक्षा करनी होगी। हम क्या बनेंगे? हम बनेंगे राम और लक्ष्मण, और अपनी सीता माता की रक्षा करेंगे जैसे राम और लक्ष्मण जी ने करी थी। प्रश्न संख्या 11 है, कवि ने सैनिकों को राम लक्ष्मण जैसे बनने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर राम लक्ष्मण जी जो हैं वो सिर्फ एक, उसमें ये नहीं कहा गया कि उन्होंने सीता माता की रक्षा करी, वो एक आदर्श स्वरूप हमारे यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। पिताजी के एक कथन पे उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया। अपने भाई प्रेम के कारण जो है लक्ष्मण जी उनके साथ चल दिए, 14 वर्ष उनके साथ रहे। अगर पौराणिक कथा के अनुसार हम माने तो लक्ष्मण जी कहा जाता है कि 14 वर्ष सोए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि अपने भाई राम और अपनी भाभी माँ सीता माँ की रक्षा कर सके। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए तो सिर्फ माता की रक्षा के लिए ही नहीं, वो एक आदर्श स्वरूप में हमारे यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि राम और लक्ष्मण जैसा आपको बनना है, ताकि अगर हम वैसा बनते हैं तो हम हर एक जो है क्या कहते हैं कसौटियों पर खरे उतरते हुए जाएंगे। ठीक है, तो बाकी सीता माता यानी कि अपने देश की रक्षा करने के लिए तो ये चीज प्रयुक्त की ही गई है। कवि ने सैनिकों को राम लक्ष्मण जैसा बनने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वह चाहता है कि जिस प्रकार राम और लक्ष्मण ने सीता माता की रक्षा करके अपना क्षत्रिय धर्म निभाया। भाई ठीक है, रावण उठाकर ले गया था, लेकिन वहां से छुड़ाने का काम भी तो राम जी और लक्ष्मण जी ने किया था, है ना। तो उसी तरीके से भारतीय सैनिक को भी अपने कर्तव्य को निभाना है। उसी प्रकार उन्हें भी शत्रुओं से अपनी भारत माता की रक्षा करके अपने देश भक्त होने का कर्तव्य निभाना है। आपको ये चीज प्रूफ करनी है कि आप अपनी देश भूमि से कितना प्रेम करते हैं, है ना। तो उसके लिए हमेशा हमें तत्पर रहना है। प्रश्न संख्या 12 है, कर चले हम फिदा कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? अब ये पूरी तरीके से कविता जो है वो देशभक्ति से ओतप्रोत है। ठीक है, अब संदेश देने की बात आए तो यहाँ पर सीधे सीधे कवि ने संदेश दिया है कि अपने देश के लिए अगर हमें अपनी जान भी न्योछावर करनी पड़े तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, घबराना नहीं है, क्योंकि ये देश हमारे लिए हमारी मातृभूमि, हमारी माँ के समान है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि देश की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है, यानी कि हमें हमेशा उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना है, यानी कि तैयार रहना है। उसके मान सम्मान को बनाए रखना हर भारतवासी की जिम्मेदारी है। सिर्फ रक्षा करने के साथ साथ मान सम्मान भी बनाए रखना है। जिस प्रकार सैनिक देश के मान सम्मान को बचाने के लिए पीछे नहीं हटते, फिर चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, वे खुशी खुशी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। यानी कि वो खुशी खुशी जो है अपना सब कुछ में सबसे ज्यादा कीमती तो हमारे लिए हमारी जान होती है, अगर हम वही न्यौछावर कर देते हैं तो फिर क्या बात है। अतः हमें भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार देश हित में कार्य करके अपनी देशभक्ति तथा देश प्रेम की भावना को प्रकट करना चाहिए।
तो सिंपल सी चीज है कि सीधा संदेश दिया है कि हमसे जो कर्तव्य बन पड़ता है अपने देश की रक्षा, अपने देश के मान सम्मान को बनाए या बढ़ाने के लिए करना, वो है। अब आप बोलोगे क्या हम हर कोई सैनिक बन के बॉर्डर पहुंच जाए? ऐसा नहीं होता। हम जितने भी नागरिक हैं, हम अपना कर्तव्य निभाकर अपने देश के लिए अपनी देशभक्ति को निभा सकते। सिंपल है, हम कहीं भी खा के अगर कचरा नहीं फेंकते और सिर्फ डस्टबिन में फेंकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो भी हमारी देशभक्ति, क्योंकि हम अपनी मातृभूमि को साफ रख रहे हैं। ठीक है ना? हम सारे नियम कायदों का, जितनी सारी चीजें, अब आप रोड्स पे चलते हो तो रोड ट्रैफिक लाइट्स का अगर फॉलो भी कर रहे हो तो भी आप देशभक्ति का काम कर रहे हो। ठीक है? आप आगे चल के इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, कॉन्ट्रैक्टर बनोगे, जो कोई भी बनो, कुछ भी बनो, ठीक है, ऑफिसर बनो, अधिकारी बनो, जो कुछ भी बनो, तो वो अगर आप उसको आप सही वे में अपने देश की उन्नति के लिए अपनी उस चीज को इस्तेमाल करते हो तो भी वो देशभक्ति ही है। अब हर व्यक्ति सैनिक बन के बॉर्डर नहीं पहुंच सकता। देश के अंदर रहने वाला हर नागरिक अगर देश के हित के लिए कार्य करता है, उसके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करता है, तो भी वो अपने लेवल से देशभक्ति का ही कार्य कर रहा होता है। प्रश्न संख्या 13 है, आजाद होने के बाद सबसे मुश्किल काम क्या है? आजादी बनाए रखना। आप इसके लिए क्या क्या करोगे? बात सही है। अगर हम, जैसे हमारा देश आजाद हुआ, सिंपल सी बात है, जब अंग्रेजों से ये आजाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को, तो हमारा देश बहुत ही कमजोर कंडीशन में था। अब इसको जरा थोड़ा सा मैं ऐसे बताती हूँ, अभी हम देश पे बाद में आते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अगर हम कोई हमें कैद कर ले, ठीक है, एज ए ह्यूमन हमें कहीं कोई बंदी बना ले, तो जाहिर सी बात है वो हमें खाने पीने को लिए अच्छा तो देगा नहीं देगा, तकलीफ अलग से देगा, मजदूरी अलग से कराएगा। तो मतलब एक तरीके से वो मुझे प्रताड़ित करेगा। अगर मुझे कैद करता है तो मुझे प्रताड़ित करेगा, मुझे खाने को नहीं देगा, सब कुछ। इससे क्या होगा? मेरा शरीर जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा कमजोर। अब मान लो किसी तरीके से मैं लड़ झगड़ के कुछ करके उसके कैद से भाग आती हूँ। भागने के बाद क्या होगा? मैं आजाद तो हो गई, अब मेरा शरीर कमजोर है। अब इस कंडीशन में जाहिर सी बात है, अपने को दूसरे शत्रुओं से बचाना मेरे लिए पहला। एक शत्रु से तो मैं छूट कर आ गई, लेकिन अब हो सकता है कोई दूसरा मुझे कैद करने के लिए तैयार हो, मेरा फायदा उठाने के लिए तैयार हो। तब मेरा यहाँ से दूसरा संघर्ष शुरू होता है कि एक तो मैं अपने आप को मजबूत बनाऊं ताकि अपने दुश्मनों से लड़ सकूं, और दूसरी चीज ये है कि दूसरा मेरे को फिर से बंदी ना बनाने पाए। ये दो प्रायोरिटीज मेरे ऊपर हो जाती है। ठीक है? अब ये एज ए ह्यूमन हम बात कर रहे थे। अब अगर हम एक देश की तरह बात करें तो भारत, सांस्कृतिक संपदा ले लीजिए या आप आर्थिक रूप से ले लीजिए, हर तौर पर भारत जो है वो विदेशियों के लिए एक सोने की खान रही है। क्योंकि आप इसका अगर भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे उसके हिसाब से इसके अंदर खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में है। अगर वो समुद्री, क्योंकि उस समय तो समुद्री रास्ते से ज्यादा व्यापार होता था, आज भी होता है, तो उस वजह से भी भारत एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ठीक है? तो अगर हम राजनीतिक तरीके से देखें, आर्थिक तरीके से देखें, तो जब ब्रिटिश उपनिवेश से हम आजाद हुए तो बहुत से और देशों का ये था कि हम पर कब्जा कर लें, और आज भी है, हम ये नहीं कह रहे हैं, इसमें सर्वोपरि चीन है। वो आज भी ये चाहता है कि भारत पर अपना कब्जा कर ले किसी तरीके से। तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम करता ही रहता है। वो गलवान की घाटियों में देखिए करता रहता है, इधर पाकिस्तान को प्रोवोक करता रहता है, नीचे श्रीलंका को प्रोवोक करता रहता है, नेपाल को प्रोवोक करता है। तो हमारे भारतीय देश, जो भारतीय पड़ोसी हैं जितने भी भारत के, उन सभी को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रोवोक करके भारत के ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। तो अब वही चीज उन्होंने बताई कि हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन तब तक अंग्रेजों ने इसे अंदर तक खोखला कर दिया था। इससे सब कुछ लूट के ले गया। भाई, भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा था, इससे सब कुछ, सारा चीज लूट के वो ब्रिटेन ले गया। यहाँ की अर्थव्यवस्था सब कुछ जर्जर करके छोड़ के गया। अब जब हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद अब उसके सबसे बड़ी कंडीशन थी अपने आप को पैरों पर खड़ा करना, और जो दूसरे देश हैं वो मुझे दोबारा गुलाम ना बनाएं, उसके लिए जो है हमें काम करना था। तो इसके लिए हमारे राजनेताओं ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही तत्परता के साथ काम लिया।
ठीक है, अब वो क्या क्या काम है ये हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने देश की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हमेशा सजग एवं सतर्क रहना चाहिए। आजकल की अगर हम बात करें तो हम डिजिटली जो है वो प्रिजनर्स बनाए जा सकते हैं। आप सभी को पता है डिजिटल अरेस्ट नाम की एक चीज होती है। आजकल किसी भी कंट्री को इस तरीके से अटैक करके करना बहुत आसान है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के प्रति हम अवेयर हों और सावधान रहें। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे फ़ोन्स पे आए दिन ऐसे लिंक, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं कि हमको कोई भी किसी भी तरीके से हैक करके अपने हिसाब से नचा सकता है। तो उसके लिए अवेयर रहना है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला, सतर्क रहना है और सतर्क रहना है। उसमें वीरता एवं साहस के गुण मौजूद होने चाहिए। हम अपने देश की ओर आंख उठाने वाले दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते कर देंगे। अगर देश के बॉर्डर पर लड़ने की बात आए तो अभी हमने जो आखिरी युद्ध लड़ा वो था कारगिल का युद्ध, ठीक है। उस युद्ध में भी हमने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन दुश्मन हमसे बहुत ऊंचाई पर बैठा था, लेकिन तब भी हमने अपने देश को आज़ाद कर, जो अपने देश की जो जितने हिस्से पर वो अंदर घुस आए थे हमने जो है उनको वहां से भगा दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज अपने देश को हम अगर बचाए रखना चाहते हैं तो हमें बहुत हद तक जागरूक रहना है और सावधान रहना है, क्योंकि आज देश को गुलाम बनाने के एक नहीं सैकड़ों तरीके हैं। पहले क्या होता था भाई, सीमाओं पे अटैक करो और अंदर घुसते चले जाओ। आज तो सीमा पर एक की बूंद तक नहीं बहेगी और एक देश जो है वो गुलाम बना लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सावधान रहें। प्रश्न संख्या 14 है, कर चले हम फिदा कविता में सैनिक को बलिदान के समय भी दुख का अनुभव क्यों नहीं होता, बताइए। क्योंकि उसके लिए अपनी जान से कहीं ज्यादा कीमती सॉरी क्या है, अपने देश की रक्षा। अब हमारे लिए जो हमारी सबसे कीमती चीज है, हमारी जान, अगर वही हमारे लिए महत्वहीन हो जाए तो उसके जाने से हमें दुख नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जो चीज हमारे लिए महत्व नहीं रखती अगर वो हमसे जा रही है हमारे पास से तो हमें दुख होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 पेन है, ठीक है। अब आपके लिए पेन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, उसमें से कोई बोले कि हाँ भाई ये पेन हमें दे दो, तो ठीक है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है तो तुम अगर किसी को दे दोगे या कोई ले भी जाएगा तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से एक सैनिक के लिए अपनी जान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अपने देश की रक्षा होती है। इसीलिए अपने देश की रक्षा करते करते अगर वो अपनी जान को निछावर भी कर देता है तो उसे इस चीज का दुख नहीं होता है कि ठीक है चली गई तो चली गई, कोई बात नहीं है, मगर मेरा जो काम था अपने देश की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा के लिए मैंने अगर 25-30 दुश्मनों को मार भी दिया तो वो भी हमारे लिए गर्व की बात है। किसी भी सैनिक का अपने देश या राष्ट्र के लिए बलिदान देना परम धर्म या कर्तव्य माना जाता है। इसी धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए एक सैनिक राष्ट्र हित में अपना बलिदान देते समय दुखी नहीं होता। वो दे देता है तो उसको वो दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो सबसे पहले क्या है, उसका देश, उसके बाद वो खुद आता है, बल्कि गर्व का अनुभव करता है। वह अपनी भारत माता की रक्षा एवं सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी के साथ करता है। इस प्रकार कहा जाना चाहिए कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते समय हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि गौरवान्वित महसूस करते हुए अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, जैसा कि हमारे देश के प्रत्येक सैनिक किया करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें बहुत गौरव का अनुभव होता है कि ठीक है, जो हमें मिल रहा है, जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो अपने आप में बहुत कीमती है। यानी कि हमारा देश बहुत कीमती है, उसके सामने हमारी जान तो बहुत तुच्छ चीज है। अगर वो चली भी जाए तो उस चीज का हमें अफसोस नहीं। प्रश्न संख्या 15 है, कर चले हम फिदा कविता में साथियों संबोधन का प्रयोग किनके लिए किया गया। मैंने अभी आपको बताया था ना कि भाई ये जो साथियों संबोधन किया जा रहा है, ये मैंने अभी जब लास्ट ईयर पढ़ाया था तो बहुत बच्चों की कॉपी में ये चीज पढ़ा कि वो साथियों संबोधन अपने बाद आने वाले सैनिकों के लिए कर रहे हैं। ये गलत है, ठीक है। वो सैनिकों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो संपूर्ण भारतवासियों के लिए कर रहे हैं,
कि भाई सैनिक का कर्तव्य नहीं है कि वो अपने देश के अंदर रहते हुए हमारा भी कर्तव्य है कि वो देश के लिए बलिदान देने के लिए तत्पर रहे। कर चले हम फिदा कविता में कवि ने साथियों का संबोधन अपने सैनिक साथियों तथा देशवासियों के लिए किया है। तो वो दोनों के लिए कर रहे हैं। अब देशवासियों में हमारे सैनिक भी आ ही जाते हैं। यह संबोधन देश के उन सैनिकों की ओर से है जो देश के लिए स्वयं बलिदान दे रहे हैं। अब ये संबोधन के लिए जो अपनी जान तो दे रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, वो तो जा रहे हैं। अब उनके बाद कौन है आएगा, वो सैनिक आएंगे। अब उनके देश के जितने देशवासी हैं वो भी आएंगे। तो उन सभी के लिए उन्होंने ये चीज कही है। उन्हें अपने बलिदान पर गर्व है। उन्होंने मरते दम तक देशवासियों का साथ निभाया, यानी कि अपने देशवासियों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। भाई देश की रक्षा करने का तात्पर्य क्या है कि इस देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों की रक्षा हो। तो इसके लिए दुश्मन का देश में घुसना ना पाएगा। दुश्मन घुस जाएगा तो सबसे पहले देशवासियों को नुकसान पहुंचाएगा ना। साथ ही वे देश के अन्य लोगों को भी अपने समान देश पर मर मिटने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे देश के लिए बलिदान देने वालों के काफिले को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं अपने देश के लिए लड़ने के लिए वो आए। ये काफिले रुकने नहीं चाहिए, एक के बाद एक काफिलों का दौर लगे ही रहना चाहिए। कि अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम तन मन से अपने देश की रक्षा करो। मन में तो देश बसा ही है, लेकिन अगर उसके लिए तन भी न्यौछावर करना पड़े तो तुम उसके लिए भी नहीं डरो। इस चीज को अपने ध्यान में बैठा लो। प्रश्न संख्या 16 है, कर चले हम फिदा कविता में कवि ने देशवासियों से क्या अपेक्षाएं की हैं? क्या हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। जो सैनिक मर रहा है उसने मरते हुए कहा कि भाई कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये जो वतन जो है हमारे हवाले करके गए, उनका सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन थी कि भाई उस समय युद्ध हो रहा था तो वो युद्ध के लिए लड़ने के लिए लोग आते रहे। साथ ही साथ देश के अंदर जितने भी देशवासी हैं वो भी देश के हित में ही काम करें। वो कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे देश को 1% भी नुकसान हो। ठीक है, ये चीज थी। तो वही चीज यहाँ पर उन्होंने ये बताई है कि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, अपेक्षाएं की हैं कि हमेशा अपने देश के हित के लिए कार्य करें और अगर देश के लिए बलिदान भी देना पड़े तो भी वो आए। यानी कि वो जो बलिदान करने वाले जो काफिले हैं, एक के बाद एक जत्थे जो आ रहे हैं, वो कम नहीं पड़ने चाहिए, वो आते ही रहने चाहिए। हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं या नहीं? अब आप पूछा जा रहा है क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, तो तब से अगर हम अभी तक देखें तो हमने उसके बाद करीबन 2 युद्धों को लड़ा है। ठीक है, जिस चीन युद्ध की बात हो रही है उसके बाद हमने पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध लड़े। ठीक है, उन 2 युद्धों में भी हमने विजय प्राप्त करी और देश की उन्नति भी दर पदर हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो हमसे उम्मीदें लगाई थी, हम उन उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतर रहे हैं और जो वो चाहते थे हम वो कार्य कर रहे हैं। कर चले हम फिदा कविता में कवि ने देशवासियों से अपेक्षाएं की हैं कि देश की रक्षा करने वाला केवल सैनिक का ही दायित्व नहीं है बल्कि प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है देश की रक्षा करना। प्रत्येक देशवासी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना तन मन धन लगाकर अपने देश की सेवा करे, देश के विकास में अपना यथासंभव योगदान करे और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तरह का त्याग एवं बलिदान करने के लिए तैयार रहे। तो यही अपेक्षाएं की गई हैं। अब इस अपेक्षा पर हर भारतवासी खरा उतरा है, क्योंकि हम अगर उसके बाद की बात करें तो ऐसा हो ही रहा है। कवि की उपर्युक्त अपेक्षाओं को अधिकांश संवेदनशील एवं जागरूक नागरिक पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी एवं असामाजिक तत्व अपनी इन जिम्मेदारियों से मुंह चुराते हैं। अब कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं वो घर का भेदी लंका डाय वाला हिसाब जो होता है वो होता है। भाई हर उसमें एक ऐसा भेदी होता है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे नाकारा निकम्मे देशवासी भी हैं जो अपना फायदा देखते हैं, देश का हित नहीं देखते। वे अपने हितों को छोड़कर और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए अपने हित सर्वोपरि, यानी कि वो स्वार्थी हैं।
हमें ऐसे लोगों को समझा बुझाकर सही मार्ग पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे देश के सभी नागरिकों के दिलों में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना विद्यमान हो। अब ऐसे ही जो भटके हुए नागरिक होते हैं, इन नागरिकों को देखिए क्या होता है, इसीलिए हमारे यहाँ जेल बने हैं ना, वहां पर रखा जाता है ताकि इनको सुधारा जा सके, है ना। तो ऐसे भटके हुए लोगों को समझाने बुझाने या फिर क्या कहते हैं, किसी तरीके से दंडित करके भी सुधारने की कोशिश करी जाती है, ताकि वो देश में रहकर देश हित का ही काम करे, उसके अहित की ना सोचे। प्रश्न संख्या 17 है, आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सर्वाधिक प्रभावित करती हैं और क्यों? लगभग 60 शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए करीबन हम लोगों ने कितनी कविताएं पढ़ी, हमारे पास काव्य की 7 जो है वो चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम पहले 2 चैप्टर्स को निकाल दें, ठीक है, जहां पर कबीरदास और मीराबाई के पद हैं उनको निकाल दें, तो उसके बाद तो हमारी सारी कविताएं ही हैं, ठीक है। मनुष्यता है, आपकी तोप है, कर चले हम फिदा हैं, तो आत्मत्राण है, ये सारी ही कविताएं जो हैं वो क्या कर आपको उनमें से सबसे अच्छी कविता कौन लग रही है आपको वो बतानी है, और क्यों लग रही है ये भी बतानी है, वो 60 पंक्तियों में, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए, इस सत्र में पढ़ी गई कविताओं में से कर चले फिदा कविता की अंतिम पंक्तियां, खींच दो अपने खूं से लकीर इस तरफ आने पाए न रावण कोई, मुझे सर्वाधिक प्रभावित करती है, क्योंकि इन पंक्तियों में हमें सैनिकों के आत्म बलिदान से प्रेरणा लेकर देश की रक्षा के लिए सदा तैयार रहने की सीख मिलती है, ठीक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सभी साथी ये सैनिकों और देशवासियों का आह्वान कर संदेश दिया है, ठीक है, कि भारत भूमि सीता की तरह पवित्र है। ये भारत भूमि कैसी है? सीता माता की तरह पवित्र है। अगर कोई शत्रु रूपी रावण इसकी तरफ बढ़ेगा तो अपने खूं से लक्ष्मण यानी कि सैनिक रेखा खींचकर उसे बचाएं। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर उठे तो उसे तोड़कर रख दे। राम और लक्ष्मण ने जिस प्रकार सीता की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार आप भी भारत माता की रक्षा करें। तो ये जो कविता की, अब जैसे मान लीजिए ठीक आपको कोई दूसरी, अब चूंकि जो अब आपके पास जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो वो चैप्टर वाइज तो आता नहीं है, वो तो उठा के दे दिए आपके पास में, 4 क्वेश्चन दे देंगे, 3 क्वेश्चन करने होंगे आपको, ठीक है। अब उसमें से ये एक क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको जो भी चैप्टर की लाइन पसंद है, हो सकता है मनुष्यता की आपको पसंद आ गई हो या आत्मत्राण की पसंद आ गई हो, किसी की भी पसंद आ गई हो, तो उन चैप्टर के साथ उन पंक्तियों को मेंशन करोगे और उसमें जो चीज मेंशन है वो आपको क्यों अच्छी लग रही है ये चीज बतानी। अब चूंकि देखो ये 60 शब्दों में है तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हो सकता है आपसे ये शॉर्ट में आए, ठीक है, बोले कि भाई 30 शब्दों में 35 शब्दों में आप बयां कर दो, तो ठीक है, आप जितनी वर्ड लिमिट दी जाएगी आप उतने वर्ड लिमिट के अंदर लिखकर काम को खत्म करोगे। बहुत ज्यादा अब उस जगह एक्सप्लेनेशन ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, आपने बता दिया ये पंक्ति अच्छी लगी, 2 लाइन में 1.5 लाइन में आपने बता दिया कि भाई इस चैप्टर की ये पंक्ति अच्छी लगी, उसके बाद 1.5 लाइन में ये चीज बता दो कि हमें क्यों अच्छी लगी, तो वो आराम से 25 से 30 शब्दों के अंदर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, युद्ध क्षेत्र में वीर सैनिक अपने जीवन को किस तरह सार्थक मानता है, स्पष्ट कीजिए। कोई सैनिक अगर युद्ध करने जा रहा है किसी युद्ध भूमि में, तो कहां पर वो अपने आप को मानता है कि मैं जो कर रहा हूं, मेरा जीवन, मेरा स्वरूप सब कुछ सार्थक है? वो कौन सी कंडीशन होती है? तो वो होती है कि जब सैनिक लड़ते हुए अपने आप का बलिदान कर देता है, अपनी जान को अपने देश के ऊपर न्यौछावर कर देता है, वो समय या वो घड़ी जो है वो चीज ही उसके जीवन को सार्थक बनाती है, ठीक है। एक सैनिक है कि बस वो अपने देश की रक्षा कर सके, वो उसका कर्तव्य सर्वोपरि होता है। अपना जीवन सभी प्राणियों को प्रिय है, ठीक है, हमको भी, भाई हमें भी अपना जीवन प्रिय है, सभी को प्रिय होता है, प्राण तो सभी के प्यारे होते हैं, कोई इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोग तक लंबे जीवन की कामना करते हैं, यानी कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें मौत निश्चित है, जो लाइलाज है, लेकिन तब भी हम ये चाहते हैं कि हम लंबा जिए, है ना। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान
उसकी रक्षा हेतु तत्पर हो जाता है। यानी कि अगर कोई बहुत शांतिप्रिय जानवर है, ठीक है, उसके ऊपर भी अगर आप हमला करो तो भी वो अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करता है और इवन सामने वाले पर हमला भी कर देता है। दूसरी तरफ वीर सैनिक का जीवन इसके ठीक विपरीत होता है। वह अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि देशवासियों की आजादी और देश पर आए संकट से मुकाबला करने के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है। क्या करता है? तान कर खड़ा है कि कुछ भी कर लो, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन दुश्मन को मैं अंदर नहीं आने दूंगा। युद्ध क्षेत्र में वीर सैनिक अपने देश की मान, मर्यादा एवं सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर करके ही अपने जीवन को सार्थक मानता है। वह किसी भी कीमत पर अपने देश के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाने देता है। तो वो अपने जीवन को कब मानता है कि किसी भी तरीके से उसका देश के ऊपर कोई आंच नहीं आए, उसके मान सम्मान पर कोई ठेस ना पहुंचाए। उसके लिए वो अपने जान भी अगर देना चाहे, अगर देनी पड़े तो भी वो देने के लिए तैयार रहता है। तो यही वो पल होता है जब एक सैनिक अपने जीवन को सार्थक मानता है। प्रश्न संख्या 19 है, सीमा पर भारतीय सैनिकों के द्वारा सहर्ष स्वीकारी जा रही कठिन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए और प्रतिपादित कीजिए कि कर चले हम फिदा गीत सैनिकों के हृदय की आवाज है। अब सबसे पहली चीज बताया है कि सहर्ष स्वीकारी जा रही कठिन परिस्थितियां। अब ये सहर्ष यानी कि खुशी खुशी स्वीकार करने वाली कठिन परिस्थितियां क्या हैं? अब चूंकि ये युद्ध हो रहा है कहाँ? भारत और चीन। भारत चीन की सीमा कहाँ है? हिमालय पर लग रही है। तो अब सोचिए हिमालय पर कंडीशन क्या है? बहुत, एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, ऑक्सीजन की कमी है, बेहतरतीब ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड है, उसके बीच में सैनिकों को लड़ना पड़ रहा है। जहां हमारे लिए सांस लेना मुश्किल है, ठीक से खड़े होना मुश्किल है, वहां पे वो सैनिक जो हैं लड़ रहे हैं। ये चीज, तो ये वहां की कठिन परिस्थितियां हैं। तो चलिए देखिए क्या है। कर चले हम फिदा गीत उर्दू के प्रसिद्ध शायर कैफी आजमी की रचना है। इस गीत के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भारतीय सैनिक का जीवन वास्तव में बलिदान, संघर्ष, अनुशासन और सर्वस्व निछावर करने की भावना से ओतप्रोत होता है। संघर्ष है और सब कुछ निछावर कर देने की भावना होती है उसके अंदर। वे सीमा पर मिलने वाली विविध कठिन परिस्थितियों का सहर्ष सामना करता है। अब जाहिर सी बात है, हमारे देश की जो सीमाएं लग रही हैं दूसरे देशों के साथ, वो कोई आसान नहीं है, ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्र भी है, रेगिस्तान भी है, समुद्र है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर जो है आपका खड़ा रहना मुश्किल है। भारतीय सैनिक अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक संघर्ष करते रहते हैं। देश की रक्षा में तत्पर भारतीय सैनिक सांस रुकने एवं धड़कनें बंद होने तक अपने कदमों को रुकने नहीं देते हैं। आप कुछ भी कर लो, वो रोकने को तैयार नहीं है। स्वयं का सर्वस्व त्याग करते हुए भी वह हिमालय यानी कि देश का गौरव का मस्तक को झुकने नहीं देते। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि उनके हृदय की आवाज यही है कि हमें अगर अपने सब कुछ निछावर करना पड़े, हम सब कुछ दे दें किसी को, लेकिन हम जो है अपने देश का मान सम्मान झुकने नहीं देंगे, उसको किसी हाल में इतना सा भी खरोच नहीं आने देंगे। इस प्रकार वह देश की रक्षा के मार्ग में आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। अब मान लीजिए अगर वो युद्ध कर रहे हैं तो उस युद्ध क्षेत्र से होने वाली उनको कोई भी परेशानी हो, वो चुपचाप स्वीकार करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे हम लोग, आप लोगों ने देखा कि आप लोग पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, तो अगर हम लोग को थोड़ा सा चढ़ना पड़े तो कैसे हम लोग की हालत हो जाती है। वो लोग देखिए उतनी कंडीशन में, उतने ठंड में, इतनी कम ऑक्सीजन में भी वो लोग वहां पर रहते हैं। तो वो कठिन परिस्थितियां हैं, बिल्कुल खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। और अगर उस पर युद्ध करना पड़े, चलना पड़े, गश्त करनी पड़ती है, सब कुछ करते हैं वो लोग। प्रस्तुत गीत में कवि ने सैनिकों के माध्यम से देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले लोगों को आलोकित किया है, ठीक है, लोगों की भावना को आलोकित किया है। देश की रक्षा में अपने प्राण का उत्सर्ग करने वाला सैनिक ऐसी ही अपेक्षा आने वाली युवा पीढ़ियों से करता है कि जिस तरीके से हमने अपने देश की रक्षा करी, अपने देश के लिए सब कुछ किया, वैसे हमारे बाद जो पीढ़ियां आ रही हैं वो भी ऐसा ही करेंगी।
उसे देश के लिए मर मिटना अपने जीवन में सौंदर्य तथा प्यार की प्राप्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण एवं अर्थपूर्ण लगता है। उसे लगता है कि जब हम यंग एज में होते हैं तो सौंदर्य को प्राप्त करना, प्रेम को प्राप्त करना सर्वोपरि होता है, लेकिन एक सैनिक के लिए ये सारी चीजें बेकार है। उससे कहीं ज्यादा जो जरूरी है वो है अपने देश के लिए कार्य करना। इसी में जीवन की सार्थकता उसे आती है और यही उसके हृदय से बात निकल रही है, इसीलिए वो साथियों शब्द को संबोधित कर रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है, कर चले हम फिदा कविता में उद्धत तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे पंक्ति के संदर्भ में लिखिए कि सैनिक देशवासियों से क्या अपेक्षा रखता है। यानी कि आपके देश की तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, सीता के दामन कोई रावण छूने न पाए। ठीक है, यानी कि हमारे अगर कोई ऐसा हाथ जो हमारे देश के खिलाफ कार्य करता है, देश के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाता है, या वो हाथ देश के दुश्मनों से मिला हुआ है, तो ऐसे हाथों को तोड़ दो, चाहे वह देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। देश के बाहर हुआ तो जाहिर सी बात है वो शत्रु है, देश है ना, देश का शत्रु है। देश के अंदर है, देशवासी होते हुए भी वो देश का शत्रु है। तो इस कंडीशन में जो कोई भी अगर ऐसा कार्य कर रहा है जो हमारे देश के हित के लिए नहीं है, तो उस हाथ को तोड़ देना ही सबसे अच्छा है। कर चले हम विदा कविता से उद्धत तोड़ दो हाथ अगर उठने लगे पंक्ति के संदर्भ में सैनिक देशवासियों से यह अपेक्षा रखता है कि सभी देशवासी उसी की तरह देश की रक्षा हेतु सर्वस्व समर्पण को तत्पर रहने की शपथ लें, यानी कि अपना सब कुछ समर्पित कर दें। कवि चाहता है कि हम बलिदान की राह को सूना ना होने दें और जो भी हाथ हमारी भारत माता की ओर उठे हम उसे काट डालें, अर्थात तोड़ दें। अब भारत माता की तरफ उठने का तात्पर्य क्या है? अब भारत माता की तरफ उठने का तात्पर्य है उसके लिए कुछ हम बुरा सोचें, बुरा करें, दुश्मनों से हाथ मिला लें, कुछ भी करें हम जो देश के हित के खिलाफ हो, तो वो कंडीशन क्या होती है? हाथ उठने वाली कंडीशन। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह कोई भी ठेस नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके से भारत माता को किसी तरह का कोई भी ठेस नहीं लगनी चाहिए। प्रश्न संख्या 21 है, कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम आपको बता चुके हैं कि ये भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि है जिस पर यह गीत लिखा गया है। तो चलिए देखिए क्या है। कर चले हम फिदा गीत उर्दू के प्रसिद्ध शायर कैफी आजमी की रचना है। यह गीत वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पुष्प पर बनने वाली फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। 1962 में रियल में जो है भारत चीन का युद्ध हुआ था। अब उस सारी चीजों को बताने के लिए फिल्म बनाई गई थी हकीकत, उसके लिए ये गीत कैफी आजमी ने लिखा था। इस गीत के माध्यम से देशवासियों में अपनी मातृभूमि के प्रति बलिदान की भावना तथा आजादी की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह ना करने का भाव सैनिकों के संबोधन के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है, कि वो सैनिकों को संबोधित करते हुए अभिव्यक्त किया गया है। यह गीत वर्तमान समय में भी देशभक्ति के प्रति उत्साह पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम कहते हैं कि आज भी अगर कभी हम इस गीत को बजते हुए सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर अपने आप जोश आ जाता है। वो देश प्रेम की जो भावना होती है वो उससे ओतप्रोत होने लगता है, क्योंकि ये हम कहते हैं ना, गीत अपने आप में बहुत टची है। सिर्फ ये नहीं है कि जब युद्ध चले तभी इस गीत को सुनो, आप ऐसे भी सुनो तो भी आप एक्साइटेड हो जाते हो। प्रश्न संख्या 22 है, कर चले हम फिदा गीत एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? क्या इस प्रकार के गीत हमें विदेश पर मर मिटने की प्रेरणा देते हैं अपने विचार से? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो हमने बता दी कि ये 1962 में लड़े गए भारत चीन का जो युद्ध था उस पर जो फिल्म हकीकत बनी थी उसके लिए कैफी आजमी ने यह गीत लिखा था। ठीक है, अब बात आती है कि क्या इस गीत को सुनकर हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना जागृत होती है? अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे अगर आप इस गीत को सुन लोगे। ठीक है, मैंने तो सुना है तो इसलिए मैं इसका आंसर अच्छे से दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप इस आंसर को पढ़ो, समझो, लिखो। उससे पहले एक बार ये पूरे गीत को चुपचाप आंख बंद करके एक बार सुन लेना,
ठीक है। और इमेजिन करना कि हिमालय की पहाड़ियों पर युद्ध चल रहा है, लड़ाई हो रही है जहां पर चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक है, और आंख बंद करके जब वो गीत सुनोगे ना, तो जो भावनाएं आपके मन में उमड़ेंगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब अब देखिए, कुछ चीजों को आपको पहले अनुभव करना पड़ता है। जब तक आप अनुभव नहीं करोगे ना, तब तक चीजें नहीं आएंगी। जैसे हम लोगों ने क्या कहते हैं, अभी आप आगे क्लास 11th में जाओगे ना, तो कुछ एक चैप्टर ऐसा आएगा जो मूवी पर बना है, पाथेर पंचाली बंगाली फिल्म पे बना है, तो हम कहेंगे उस चैप्टर को समझो, उससे पहले अच्छा है कि पहले वो मूवी देख लो। तो जो चीजें हमारे सामने प्रेजेंट हैं, पहले उनको अगर हम देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम लोगों ने तीसरी कसम फिल्म है, उसके ऊपर भी चैप्टर है ना, आपके उसमें है ना। तो हम ये कहेंगे तीसरी कसम फिल्म को अगर समझना है, जानना है, तो बेटर ये है कि एक बार वो फिल्म देख लो। जब आप फिल्म देख लोगे तो आपको अपने आप चैप्टर आधा समझ में आ जाएगा। उसी तरह ये गाना सुन लो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में खड़ा उसका पहरेदार है, जो देश की अस्मिता तथा ताज का प्रतीक है। भारत चीन युद्ध के दौरान हिमालय की वादियों एवं चोटियों पर दुश्मनों के कब्जे को रोकने के लिए जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी, बहुत सारे सैनिक मरे, ठीक है। भारतीय सैनिकों ने अपने बलिदान के द्वारा हिमालय के गौरव को पद दलित होने से रोका, यानी कि उसके मान सम्मान को मटियामेट होने से रोका, क्योंकि हिमालय हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। इस पंक्ति में हिमालय भारतीय वीरता की अविचल प्रवृत्तियों का भी प्रतीक बनकर सामने आया है। वीरता यानी कि जो हिम्मत है, जो वो बिल्कुल किसी भी कंडीशन में हिल नहीं रही है, डगमगा नहीं रही है। ऐसा जहां पर देखिए वेदर कंडीशन भी बिल्कुल भयानक है, सैनिक भी खूब मर रहे हैं, लेकिन उनकी जो वीरता है वो किसी भी हाल में डगमगाई नहीं है। प्रश्न संख्या 23 है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। इस पंक्ति में कवि धरती के बारे में क्या कहना चाहता है? अब वो बोले आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। अब दुल्हन को क्या कहते हैं? दुल्हन को अगर हम देखते हैं, आपसे बोला जाए एक दुल्हन, तो आप सबसे पहले उसे एक रेड कलर के जोड़े में देखोगे, लहंगा चुन्नी पहने हुए, लाल रंग के सुर्ख लिबास में लिपटे हुए देखोगे, है ना। उसका चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन दुल्हन आते ही सबसे पहले ये लाल रंग का लिबास ही हमें याद आता है। तो क्या हुआ कि जब युद्ध लड़ा जा रहा था, तो वहां पर बहुत सारे सैनिकों का खून बहा, जिसकी वजह से वहां की धरती लाल हो गई। तो उस लाल को देखकर ही जो है वो कवि कह रहे हैं कि भाई आज जो है ये धरती दुल्हन बन गई, हमने अपने खून को बहाया है। सैनिक क्या कह रहे हैं कि हमने अपना बलिदान दे देकर, खून को बहाकर इस धरती को लाल कर दिया है, दुल्हन बना दिया है, लेकिन किसी भी दुश्मन को इस पर कदम नहीं रखने दिया है, आगे नहीं बढ़ने दिया है। इस गीत में देश के सैनिकों और भारत भूमि में प्रेमी प्रेमिका का संबंध दिखाया गया है। धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार नववधु की सुरक्षा का दायित्व नवयुवक पर होता है, वह उसकी रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर देता है, उसी प्रकार आज भारत भूमि भी अनेक देशभक्तों के रक्त से स्नान कर लाल रंग के वस्त्रों से सजी दुल्हन के समान लग रही है। ठीक है, अब चूंकि इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया तो खून तो बहेगा, तो वहां की धरती लाल हो गई है। तो उसको क्या बता दिया है, अब वो बता रहे कि लाल रंग के लिबास से सजी हुई है, जिसकी सुरक्षा का दायित्व तो देश के प्रत्येक नवयुवक पर है। अब अगर धरती दुल्हन है तो उसका जो जितने भी देशवासी हैं वो सभी नवयुवक क्या हैं, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो उसके ऊपर आ जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पे कफन बांधना एक मुहावरा भी है, यानी कि सर पे कफन कब पड़ता है? जब व्यक्ति मर जाता है। जब मर जाता है तो उसके ऊपर एक सफेद रंग का कपड़ा डाला जाता है, जिसे हम लोग कफन कहते हैं। ठीक है, कफन का मतलब समझ में आ गया। अब जीते जी अगर हमें सर पे कफन बांधना है तो इसका मतलब क्या है, आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आप मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहिए। यानी कि जो आप काम करने जा रहे हैं वो सर पे कफन बांधना, यानी कि आप उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर आपकी मौत होने यानी कि आपकी मृत्यु होने के अंदेशे ज्यादा हैं, यानी कि वो काम बहुत खतरे का है। तो इस कविता में सर पे कफन बांधने का तात्पर्य है कि जब आप यहाँ लड़ने आओगे तो ये सोच कर आना कि आप अपने जान न्यौछावर करने आ रहे हो। सर पे कफन बांध लो साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
यानी कि तुम मौत के लिए तत्पर हो जाओ। मैं तो मौत के लिए तत्पर होके आया था, अब मैं अपनी जान देके जा रहा हूं, अब तुम्हारी बारी है। इस गीत में कवि ने देशवासियों को देश के लिए मर मिटने की परंपरा की याद दिलाई है। कवि मानता है कि हमें कुर्बानियों के मार्ग को मीरान नहीं होने देना चाहिए, यानी कि एक के बाद एक लोग आने चाहिए, लड़ना चाहिए, अगर उन्हें अपनी जान न्यौछावर करनी पड़े तो वो भी करते रहना चाहिए। हमें ऐसे काफिले सजाते रहने होंगे जो देश के लिए बलिदान करने को तैयार सदैव तत्पर रहें, क्योंकि आजादी के बाद आजादी की सुरक्षा परम आवश्यक है। भाई आजाद तो हम हो गए, हम कब हुए? 47 में आजाद हुए, उसके बाद युद्ध हो रहे हैं, 62 हुआ, 71 हुआ, सब हो रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से क्या है कि हम पर कब्जा करने के लिए बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, तो वो आजादी को बनाए रखने के लिए इन बलिदान को देना पड़ता है। देश के अंदर तथा बाहर दुश्मनों को समाप्त करने के लिए मौत को गले लगाने हेतु सिर पर कफन बांधकर तैयार रहना होगा। वस्तुतः इस गीत में सर पे कफन बांधना मुहावरे का प्रयोग देश के लिए मर मिटने हेतु सदैव तैयार रहने की मानसिकता का प्रतीक है। यानी कि आपको अपने लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी देश के अंदर भी हमारे दुश्मन हो सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते, हमें देश के अंदर भी देश के दुश्मन होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं, और देश के बाहर तो है ही, तो उनसे दोनों से ही हमें लड़ने के लिए तैयार रहना है। तो उसके लिए हमारी जान भी जा सकती है, तो उसके लिए आप सर पे कफन बांधकर तैयार रहिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसका हमने किए आज वर्णनात्मक प्रश्न। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे थे, कुछ ऐसे ही प्रश्न आपके पास में आने हैं जिसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो चलिए जल्द ही मिलते हैं दोबारा अपने काव्य खंड के अंतिम अध्याय आत्मत्राण के साथ। ठीक है, तो उसको अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे देखिए, अच्छे से पढ़िए और पढ़ के रेडी रहिए, ताकि जब हम क्वेश्चंस कराएं तो आपको बहुत अच्छे से वो सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।